नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव ट्रेंड को बदल के रख दिया। प्रधानमंत्री की आंधी ऐसी चली कि यूपी के दिग्गज दूर दूर तक उड़ गए और अब इस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद कहा जा रहा है कि यूपी में राम लहर से भी बड़ी मोदी लहर चल रही है। होली से पहले जीत का गुलाल, बीजेपी ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बल्ले बल्ले। ये यूपी में बीजेपी की जीत की सुनामी की तस्वीर है। ऐसी सुनामी जिसने यूपी की सत्ता से बीजेपी का वनवास खत्म कर दिया तो वहीं विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। यूपी में बीजेपी की विस्फोटक जीत से सियासी शत्रपों के सारे किले ध्वस्त हो गए और अब इस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद कहा जा रहा है कि यूपी में राम लहर से बड़ी मोदी लहर साबित हुई। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि 2014 लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर मोदी लहर ने प्रदेश के दिग्गजों को धराशायी कर दिया। उत्तर प्रदेश में इससे पहले किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। यहां तक 1991 की राम लहर पर सवार होकर भी बीजेपी इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई थी। 1991 की राम लहर बीजेपी को यूपी में 221 सीटें दिलवा पाई थी। इसके बाद से बीजेपी कभी इस आंकड़े के आसपास तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मोदी की सुनामी ने इस आंकड़े को पार करने में कामयाबी हासिल कर ली और मोदी की सुनामी में सारे विरोधी बह गए। सबको बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी की लहर यूपी में 2014 से भी तेज दिखाई दे रही है। 2019 में भी मोदी जी की लहर फिर से दिखाई देगी। बीजेपी की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। मोदी ने यूपी में 20 से ज्यादा रैलियां की। प्रचार पूरी तरह से मोदी पर फोकस्ड रहा। पार्टी ने उनके विकास की इमेज का पूरा फायदा उठाया। उनके भाषणों ने जनता को बीजेपी के पाले में लाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। विरोधी उन पर यह कहकर निशाना साध रहे थे कि वो यूपी में ऐसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वही सीएम कैंडिडेट हो। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने यूपी में कुल 21 रैलियों को संबोधित किया और 2 रोड शो भी किए। आखिरी चरण में तो वो बनारस में 3 दिन तक डेरा डाले रहे। अपनी जनसभाओं में उन्होंने गरीबों की बात की, किसानों के कर्ज माफी की बात की और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाकर बीजेपी की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। नोटबंदी को लेकर बड़ा संदेह था कि इसे लोग मंजूर करते हैं कि नहीं। मोदी विरोधी से बड़ा मुद्दा भी बना रहे थे। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को मोदी ब्रांड ने जब पेश किया तो यूपी की जनता ने बड़ी संख्या में वोट बीजेपी की झोली में डाल दिए। जाहिर है इन चुनावों से ये बात साफ हो गई है कि जनता ने आंख मूंद कर पीएम मोदी पर भरोसा किया। यूपी चुनाव में मोदी की आंधी ऐसी चली कि एक एक कर सभी दिग्गजों की हवा निकल गई। यूपी में ऐतिहासिक केसरिया जीत बताती है कि लोगों के सिर पीएम मोदी का जादू किस कदर चढ़ा है। लोकसभा चुनाव में अब करीब 2 साल बचे हैं और ये जीत 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगी और बीजेपी 2014 को फिर दोहराने की कोशिश करेगी। बीजेपी जहां नए जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी, वहीं यूपी की हार से विपक्षी दलों का जोश ठंडा पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के लिए बेहद खास मास्टर प्लान तैयार किया। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी के इस चाणक्य ने उत्तर प्रदेश में जीत के लिए कौन कौन सी रणनीतियों पर खास ध्यान दिया। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे,
मोदी जी को यूपी का विकास करने का मौका देंगे। फिर चला चाणक्य का जादू, शाह ने कर दिया कमाल। यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने कमाल किया है, इसका पूरा श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मास्टर प्लान को दिया जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी के चाणक्य की तरह पार्टी की रणनीति को अमली जामा पहनाया। 2014 की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने असर दिखाया और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। हमें विश्वास था कि देश की 125 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित भाई शाह के साथ जिस विकास यात्रा पर देश निकल चला है, उसके समर्थन में है। बीजेपी की जीत का पूरा गणित अध्यक्ष अमित शाह ने बिठाया। उन्होंने जिस तरह से यूपी में हिंदुत्व के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की, उसने वहां के वोटरों पर असर दिखाया। उन्होंने पिछड़े, सवर्णों और मुस्लिम विरोधी वोटों को कैश करने की कोशिश की। यूपी जीतने के लिए जाति सबसे अहम फैक्टर था, जिसे अमित शाह ने अपनी रणनीति में शामिल किया और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा। बीजेपी को अगड़ों की पार्टी माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में उसने पिछड़ों को अगुवा बनाया। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसी कड़ी में एक बड़ा कदम था। यूपी में करीब 35% वोटर यादव, जाटव और मुस्लिम हैं। बीजेपी को ऐसी उम्मीद थी कि इन वोटरों को साधने में उसे कामयाबी मिलने के आसार कम ही हैं। लिहाजा पार्टी ने बाकी 65% वोटरों को अपने पाले में लाने पर मेहनत की। अमित शाह ने अति पिछड़ी जातियों के 30% वोटर पर फोकस किया, तो वहीं इनके साथ साथ दलित फैक्टर को भी साधा। वो दलित परिवारों के घर गए, उनके साथ खाना खाया। यूपी में दलित बहुल 100 सीटों में से 60 से ज्यादा सीटों पर शाह की रणनीति का असर साफ तौर पर नजर आया। इन सब का असर भी दिखा। सूबे में बीजेपी को करीब 40% से ज्यादा का वोट शेयर मिला। एसपी और बीएसपी जो उनके अपने जातिगत समीकरण थे, चाहे वो ओबीसी हों या दलित हों या मुस्लिम हों, उन पर वो पूरा केंद्रित किए हुए थे। और ये यदि ऐसा होता तो बीजेपी को ये सफलता कभी नहीं मिलती। तो उन्होंने इस जाति समीकरण को तोड़ने के लिए वो एक बड़ा इमोटिव इशू हिंदुत्व का ले आया। तो जाहिर है कि जब हिंदुत्व का जो मुद्दा आता है, तो ऐसे में वो जाति समीकरण कहीं न कहीं बिखर जाते हैं। टिकट बंटवारे में भी पिछड़ों का पूरा ध्यान रखा गया। पीएम मोदी भी खुद के ओबीसी होने को समय समय पर भुनाते रहे हैं और इसका भरपूर फायदा पार्टी को मिला। अमित शाह ने अगड़ी जातियों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। यूपी के करीब 24% वोटर अगड़ी जातियों के हैं। माना यही जा रहा था कि इस बार के चुनाव में ये वर्ग सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ेगा और अब नतीजे इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी ने विरोधियों के खेमे में सीधी सेंधमारी की, उनके वोटरों तक अपनी पहुंच बनाई। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने मुस्लिमों को लुभाने के लिए एसपी और कांग्रेस गठबंधन या बीएसपी जैसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। उसने शहरी इलाकों पर फोकस किया और मोदी के विकास के एजेंडे को भी भुनाया। टीम न्यूज़ नेशन। तो वाकई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मोदी की सुनामी चल रही है। यूपी और उत्तराखंड में शानदार जीत के बाद बीजेपी गदगद है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू से बात की हमारे सहयोगी ने। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत स्पष्ट बहुमत मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए श्याम जाजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। श्याम जाजू जी, अगर बीजेपी उत्तराखंड में जीत गई है, अब तो जीत गई है, स्पष्ट हो गया है, मुख्यमंत्री का पद कैसे डिसाइड होगा? बहुत सारे महारथी आपके पास हैं। मीडिया में जितने जोर से चर्चा चल रही है, ये हमारे लिए कोई मोटी समस्या नहीं है। मतलब आपने तय कर रखा है पहले से? भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं। अच्छे क्षमतावान नेता हमारे पास है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड दिशा तय करेगा, सेंट्रल ऑब्जर्वर आएगा, यहाँ के लोगों से विचार विमर्श करके विधानमंडल दल के मीटिंग के बाद हमारे नेता की हम घोषणा करेंगे। सर, विधानमंडल दल की बैठक कब होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक का कुछ टाइम तय है?
ये सवाल जो बार बार आ रहा है, इसका ये कारण है अपने देश में कोई व्यक्तिवादी पार्टी है, जैसे सपा पार्टी है, बसपा है, जहाँ व्यक्ति निर्णय करती है। ये एक परिवार पार्टी चलाता है जो कांग्रेस पार्टी चलाता है। आपके यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, या हर फ्लोर के मर्यादा है, उसके अधिकार है, उसी आधार पर इसके निर्णय होंगे। तो तारीख पूछ रहा हूँ, आज होगी, कल होगी, कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब होगी और विधानमंडल दल की बैठक कब होगी, कोई संभावित तारीख? आज कल में ही हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उसके बाद यहाँ की मीटिंग की घोषणा तय की जाएगी। एक सवाल बनता है, क्या मुख्यमंत्री जो है वो एमएलएज में से ही चुना जाएगा या कोई और भी हो सकता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इसके पहले घोषित किया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। कार्यकर्ता तो बनेगा, लेकिन एमएलएज में से होगा या आपके बाहर से भी हो सकता है, एमएलएज के बाहर से भी हो सकता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम उनको करने दो, मीडिया को हम जल्दी बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई, तो उसके लिए संजीवनी साबित हो गई। हालांकि हार से हताश विरोधी बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे पोलराइजेशन को भी एक बड़ा फैक्टर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत में क्या हिंदुत्व का मुद्दा असरदार साबित हुआ? क्या कैराना का पलायन, बूचड़ खानों, रमजान दिवाली में बिजली की सप्लाई और कब्रिस्तान बनाम शमशान जैसे मुद्दों से वोटों का पोलराइजेशन हुआ और हिंदुओं के एक मुश्त वोट बीजेपी की झोली में गिरे? यूपी चुनाव के चौथे चरण के बाद पीएम मोदी ने तीज त्योहारों में बिजली की सप्लाई में भेदभाव बरतने का मुद्दा उठाया। पीएम ने शमशान के मुकाबले कब्रिस्तानों को ज्यादा तरजीह देने के लिए भी सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। इसके बाद तो विवादों का बाजार खूब गरमाया। कहा जाने लगा कि बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए शमशान और कब्रिस्तान जैसे मसलों को हवा दे रही है। अब जब चुनाव के नतीजे बीजेपी के हक में आ गए हैं, विपक्षी पार्टियां एक बार फिर यही कहकर अपना दामन बचा रही हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही उनके शिकस्त की वजह बनी। बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है उसमें वो सफल है। हम बार बार इस बात को कहेंगे कि समाज के अंदर इस बात की फीलिंग क्रिएट करना। चलिए मैं अब उस लफ्ज़ को हटा देता हूं कि समाज को बांटना, क्योंकि इससे जैसे ही समाज को बांटने की बात कही जाती है तो हिंदू और मुसलमान चला आता है। इधर पीएम मोदी तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। यूपी में पशुओं के अवैध कत्लखानों को बंद कराने का ऐलान कर अमित शाह ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बूचड़खानों गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं, जबकि इन इलाकों में छोटे छोटे कई दूसरे बूचड़खाने भी हैं। 2015 में दादरी कांड के बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा दी थी। आरएसएस, बजरंग दल जैसे दलों ने इन्हें बंद करने के लिए बाकायदा मुहिम भी चलाई। सियासी पंडितों की माने तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बहुसंख्यक मतदाताओं ने अवैध कत्लखानों में तालाबंदी को लेकर बीजेपी के वायदों पर भरोसा किया। अकलियत के वोटों का बंटवारा भी बीजेपी के लिए मददगार रहा। दरअसल बीएसपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन की नजर इस वोट बैंक पर थी। बीएसपी ने रिकॉर्ड 100 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट भी दे दिया। ऐसे में मुस्लिम वोटर एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी को लेकर कंफ्यूज भी हुए। बीजेपी को इस कंफ्यूजन का फायदा भी मिला। यूपी चुनाव में बीजेपी का धर्म के आधार पर लैपटॉप और कन्या विद्या धन न दिए जाने का बयान भी काम कर गया। ये शाह की रणनीति का हिस्सा ही था कि उन्होंने यूपी चुनाव में एक भी मुस्लिम चेहरे को मैदान पर नहीं उतारा। शाह का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया, जिसने बीजेपी को यूपी का बाजीगर बना दिया। बीजेपी की इस लहर को लेकर सवाल उठता है कि क्या सांप्रदायिकता का फैक्टर काम कर गया? सियासी जानकारों की माने तो इस चुनाव में सांप्रदायिकता जैसे नारे को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वोट विकास के नारे पर पड़े हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया है और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है।
टीम न्यूज नेशन। तो सारी रणनीतियां बिल्कुल काम आई बीजेपी की, और जिसका नतीजा यह है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों से बीजेपी जीती है। आपको पणजी लिए चलते रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। हमें गोंयकारांचा आभार मानता असताना गोंयकारांनी मात्र एक चूक केल्या म्हणटा हांव की फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट दिवन गोव्याक 10 वर्सां फाटीं व्हेला आणि हे सरकार कोणेय करूं हे सरकार स्थिर रावचें ना। हे येणाऱ्या लोकसभे बरोबर बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की है हमारे सहयोगी ने। उनका क्या कहना है जीत के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, जिन्हें शहर पश्चिमी इलाहाबाद सीट से जीत मिली है। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, सीट पे आपको पश्चिमी से जीत मिली है, क्या पहली प्रतिक्रिया है? मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ, कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ शहर पश्चिमी के वोटर्स का, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने शहर पश्चिमी जो कहा जाता है कभी कमल नहीं खिल सकता, आज वो कमल खिला है। तो मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे, मैं कहूँगा कि जब कहा कि आप जाके लड़ो, आप जैसे व्यक्ति की वहाँ आवश्यकता है। और मोदी जी का भी मैं आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि मोदी जी का मैं एक्सपेरिमेंट बॉय हूँ, क्योंकि शहर पश्चिमी में गुंडा राज और भ्रष्टाचार चलता आया है, और मोदी जी चाहते थे कि उनके माध्यम से विकास यहाँ पे हो। आज उनका एक्सपेरिमेंट जीता है, विकास जीता है, और इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा, आज मैं उनके उस आशीर्वाद के कारण यहाँ पे जीता हूँ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी की तरफ से आपको पहले भी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिली हैं, कई राज्यों के आप प्रभारी हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो अब जो सरकार बनेगी उसमें क्या भूमिका होगी? हमको ऐसी खबर मिल रही है कि आपको कोई अहम भूमिका उसमें मिल सकती है। देखिए, मैं ये जो निर्णय है वो मेरा नहीं होएगा, पार्टी का निर्णय होता है, विधानमंडल का निर्णय होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मैं सोच रहा हूँ ना सोचा था। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, मैं डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूँगा शीश झुकाकर। मोदी के खिलाफ जो एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जिस तरह की भूमिका बनाई गई, जिस तरह की चर्चा हुई, तमाम हमले हुए, गुजरात के गधों तक का जिक्र हुआ, ये सारे जो मुद्दे थे, इनकी भी भूमिका है कुछ? देखिए, इन लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, और एक नकारात्मक सोच से जो वोटर होता है वो पसंद नहीं करता, उसे सकारात्मक चाहिए, और सकारात्मक जो भी राजनीति करेगा उसको जनता पसंद करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही है कि नकारात्मक राजनीति ना करना और सकारात्मक राजनीति करना। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, इलाहाबाद। तो सिद्धार्थनाथ सिंह की माने तो बीजेपी ने सकारात्मक चुनाव लड़ा, बाकी राजनीतिक दलों ने नकारात्मक चुनाव लड़ा। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में फ्लोटिंग वोटर्स का भी बड़ा योगदान रहा, जिनका क्रेडिट यूपी की महिलाओं को जाता है। तो वहीं नौजवानों ने भी बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया। इसके साथ ही खराब कानून व्यवस्था और करप्शन के मुद्दे पर अखिलेश घिरते नजर आए, और बची खुशी कसर जो है वो गायत्री प्रजापति ने पूरी कर दी। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा, जिसका उसे जबरदस्त फायदा मिला। लोगों ने विकास के प्रतीक और गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट किया। इसके साथ ही पार्टी ने जीत के लिहाज से हर दांव को आजमाया। बीजेपी ने 2014 की स्ट्रेटजी पर चलते हुए जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दिए, दलित और अति पिछड़े वोटों पर फोकस किया। बीजेपी ने फ्लोटिंग वोट्स पर भी फोकस किया। यूपी में फ्लोटिंग वोट 3 से 5% होता है, जो कि माहौल के हिसाब से वोट करता है। फ्लोटिंग वोट में महिला वोटर्स ज्यादा होती है, और इस बार महिला वोटर्स की संख्या भी ज्यादा रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटर यूपी में 60.38% है। बीजेपी ने 45 महिला कैंडिडेट्स उतारे। इस फैक्टर ने भी महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश अपना यादव और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं करवा पाए। यूपी की जनता ने बीजेपी को मजबूत विकल्प के तौर पर देखा। लोगों ने मोदी के विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई। नौजवानों ने भी बीजेपी पर भरोसा किया। अखिलेश के लिए सबसे कमजोर कड़ी खराब कानून व्यवस्था साबित हुई। पीएम मोदी के हमलों का उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर की खस्ताहाली के मामले में यूपी 4732 घटनाओं के साथ देश में अव्वल है।
ऐसे में यूपी की कानून व्यवस्था को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया। यूपी पुलिस डायल 100-1090 से हाईटेक तो हुई, लेकिन उसकी कार्यशैली में बदलाव नहीं आया। इन दोनों योजनाओं को बीजेपी ने बेहतर करने का वादा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के शासन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में हत्या में नंबर 1 बन गया मित्रों, नंबर 1। वहीं चुनाव के दौरान गायत्री प्रजापति का रेप केस में नाम आना और फिर फरार होने को लेकर भी अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में आई। बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर भी अखिलेश सरकार को घेरा और अपने एजेंडे में किसानों पर फोकस किया। बीजेपी ने यूपी में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का वादा किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी को जगह दी। हालांकि राहुल ने 3 दर्जन खाट सभाएं की, लेकिन वो ये साफ नहीं कर पाए कि किसानों को क्या देंगे। बीजेपी ने यूपी के करीब 70% लघु और सीमांत किसानों को भरोसा दिलाया कि कर्ज माफी वही कर सकते हैं। अखिलेश ने काउंटर अटैक तो किया, लेकिन किसानों का भरोसा बीजेपी पर ही जाकर टिका। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पारिवारिक घमासान हुआ, उससे भी लोगों में गलत संदेश गया। पार्टी तो टूटने से बच गई, लेकिन कार्यकर्ता 2 खेमों में बट गए। जबकि चुनावी महीने में इमेज मेकओवर कर अखिलेश यादव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ उभरकर सामने आए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उन्हें सामना करना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। इधर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि प्रदेश में मिली जीत मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास का नतीजा है। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर हमारे साथ हैं। यूपी को फतेह कर लिया है बीजेपी ने। प्रभार आपके पास ही था, आपके पास प्रभार था, जबरदस्त जीत दिलाई आपने। देखिए, हमको तो पहले दिन से भरोसा था कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल संगठन प्रबंधन, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और उत्तर प्रदेश के आम मतदाता का कुशासन को हटाने का संकल्प, ये 4 ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने मिलकर के ये सामूहिक प्रयत्न किया और इसीलिए प्रचंड बहुमत। मैं तो पहले दिन से आपके चैनल को भी कहा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 300 प्लस पहले बोला गया, फिर 265 प्लस पे आए, लेकिन जनता ने आपके बातों को ध्यान रखते हुए 300 से ज़्यादा तक पहुंचा। देखिए, हमने जनता की बातों को ध्यान में रख के, अब कौन क्या बोला अलग है, लेकिन पहले दिन से हम कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये तय था। और जिस प्रकार से पिछले 14-15 वर्षों में इस प्रदेश में जो कुशासन हुआ है, समाज जीवन का कोई वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो वर्तमान इस प्रदेश के शासन से प्रसन्न था। और जिस प्रकार से इन्होंने पूरा परिवारवाद, भूमाफिया, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, एजुकेशन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, ये सारा विषय इकट्ठे हुए। और इसलिए जनता चाहती थी कि शासन आए। और आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, आम मतदाता चाह रहा था कि मेरी झोपड़ी तक कैसे पहुंचे, उस संकल्प के साथ मतदान किया है। यूपी की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे निभाएंगे सर? निश्चित रूप से भरोसा किया यूपी ने जनता ने, और हम जनता के भरोसे पे 100% खरे उतरेंगे। और हम बहुत जल्दी ही इस प्रदेश को 5 वर्षों में क्योंकि हमने इस बार घोषणा पत्र नहीं किया, हमने टाइम बाउंड संकल्प पत्र तय किया है और हमने उसमें समय सीमा तय की है। तो हम 5 साल में इस पिछड़े प्रदेश को पुनः पूरे देश का सर्वोत्तम प्रदेश, उन्नत प्रदेश बना के छोड़ेंगे। यूपी फतेह कर लिया आपने, लेकिन सबकी ज़बान पे है कि मुख्यमंत्री का पद का दावेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि ओबीसी होंगे तो बेहतर। कौन क्या कहे ये अलग विषय है। ये निर्णय न तो साक्षी महाराज करते न मैं करता। ये निर्णय हमारा पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और विधायक दल करता है, और इसलिए निर्णय पार्टी करेगी, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा इसका। आपके आखिरी सवाल आपसे कि आपका फोकस सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्थाएं ठीक करना, पहली हमारी कैबिनेट में जो हमने संकल्प लिया वो निर्णय हम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करना, ये सारी चीज़ें जो संकल्प पत्र हम पहले घोषणा कर चुके हैं, वो पहली कैबिनेट में हम निर्णय करेंगे। एक चीज़ और आपसे कि अखिलेश जी और बीएसपी का जो हाल आप लोगों ने किया है, क्या कारण लगते हैं? देखिए, कोई किसी का हाल नहीं करता है। मैं जब आप ऐसे प्रश्न पूछते थे हमारे पे आरोप लगाने, तो मैं सीधा कहता था कि भाई हम लोगों का परीक्षा तो मतदाता लेता है, तो मतदाता ने उनको जवाब दे दिया, मतदाता ने हमको इनाम दे दिया। तो ये तो अपना मतदाता करता है, इसलिए किसी के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं।
यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर साफ गोई से अपनी बात कहते हुए अपने संकल्प को दोहराते हुए कि जो कुछ भी बीजेपी ने कहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी जीत दी है, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और 5 साल में अपने काम से जवाब देंगे। लखनऊ से जर्नलिस्ट सुभिकान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो ओम माथुर की माने तो जो संकल्प पत्र तैयार किया है, टाइम बाउंड संकल्प पत्र तैयार किया है और जो भी वादे किए हैं उन्हें जमीन पे वो जरूर उतारेंगे। इस पेशकश पे बस इतना ही।